नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज गेन में। मेरा नाम है गोविंद और आप देख रहे हैं मेरे साथ में डेली करंट अफेयर्स। दिनांक है आज 23 जुलाई 2026 और वार है आज का थर्सडे। तो 23 जुलाई 2026 तक जो भी न्यूज़पेपर में मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड जो भी क्वेश्चन रहे हैं उनमें से हम 10 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए आप, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे पहले क्या है, तो क्वेश्चन नंबर पहला है कि भारतीय संसद का मानसून सत्र 2026 कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है। अभी जो मानसून सत्र है वो चला है, तो ये कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन पहला है हमारा 15 जुलाई 2010, 15 जुलाई से 10 अगस्त तक। ऑप्शन बी है 20 जुलाई से 13 अगस्त तक। ऑप्शन सी है 21 जुलाई से 14 अगस्त तक। ऑप्शन डी है 25 जुलाई से 20 अगस्त तक। तो इसका सही आंसर है हमारा आंसर बी, मतलब ये 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। तो अनुच्छेद जो 25 है वो राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाते हैं, इससे संबंधित है। लोकसभा में अधिकतम 552 सीट हैं, जिनमें से 2 मनोनीत होते हैं, वो हाल फिलहाल खत्म कर दिया गया है। राज्यसभा में अधिकतम 250 सीट हो सकती है और संसद के 3 सत्र नियमित होते हैं। पहला जो सत्र होता है फरवरी में, वो बजट सत्र कहलाता है। अब जो मानसून में है वो मानसून सत्र कहलाता है। इसके बाद में सर्दियों में लगेगा वो विंटर सेशन कहलाता है, शीतकालीन सत्र। तो सामान्यतः 3 सत्र संसद के चलते हैं। और वर्तमान में जो हमारे संसदीय कार्य मंत्री है वो किरण रिजिजू हैं। किरण रिजिजू जी हमारे वर्तमान में संसदीय कार्य मंत्री है। तो इसका सही आंसर होगा 20 जुलाई से 13 अगस्त। ये शीतकालीन जो मानसून सत्र है वो कब से चलेगा, 20 जुलाई 2026 से 13 अगस्त 2026 तक। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सॉरी। हाल के छात्र आंदोलन में जिस केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है वे कौन है। केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है हाल ही में जो छात्र आंदोलन चल रहा है, जिसका नाम है CJP, कॉकरोच जनता पार्टी। इसके फाउंडर अभिजीत दीप के हैं। इन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया है, जिसमें सारे युवा, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, इसके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और जो कि पिछले 1.5 महीने से धरने पर बैठे हैं दिल्ली जंतर मंतर पर, जिनका मैं एक बहुत बड़े हमारे शिक्षाविद और साइंटिस्ट सोनम वांगचुक भी धरने पर बैठे हैं, जो कि 24 दिन से भूख हड़ताल पर, आमरण अनशन पर बैठे हैं। तो शिक्षा मंत्रालय के अधीन 2 विभाग आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। ये दोनों इसके विभाग के अंतर्गत आते हैं। इस विभाग की प्रमुख योजनाओं में हम देखें तो PM श्री योजना है, जिनमें आप देखते होंगे कि जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, जिनमें लगभग 14,500 स्कूलों को PM श्री विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है। इनमें फुल टोटल मॉडल स्कूल की तर्ज पर चलाया गया है और NEP 2020 की तर्ज पर इनमें शिक्षा दी जा रही है। तो ये PM श्री स्कूल हैं, उनको मॉडल स्कूल की तरह फंडिंग की जा रही है। केंद्र सरकार की योजना है कि शिक्षा मंत्रालय की। निपुण भारत है, ये भी इसी की योजना है। इसमें क्या है, इसमें 3 से लेकर 9 तक के बच्चों को पढ़ने और लिखने और बोलने पर अपनी समझ को पकड़ करना निपुण भारत मिशन के तहत है। समग्र शिक्षा अभियान, इसमें 3 जो पहले की योजनाएं हैं, SSA सर्व शिक्षा अभियान और रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और एक टीचर एजुकेशन, इन तीनों को मिक्स करके समग्र शिक्षा अभियान बनाया गया है, जिसमें संपूर्ण शिक्षा दी जा रही है। ये भी NEP की तर्ज पर, NEP 2020 की तर्ज पर ये बनाई गई हैं। तो ये योजनाएं हैं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के इसी मंत्रालय के अंतर्गत लागू की जा रही है ये सारी। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, कि हाल ही में जो
इस्तीफे की मांग की जा रही है, वो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उनकी मांग की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारा, आईएमडी द्वारा जारी रेड अलर्ट का क्या अर्थ है। आईएमडी हमारा जो मौसम विज्ञान केंद्र है, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, उस उसके द्वारा जारी रेड अलर्ट का क्या अर्थ है। सामान्य वर्षा, हल्की वर्षा, अत्यधिक गंभीर मौसम स्थिति या तत्काल कार्रवाई। तो का सही आंसर है तत्काल कार्रवाई, रेड अलर्ट। ऑप्शन सी सही है, क्योंकि आईएमडी की स्थापना 1875 में हुई थी। आईएमडी की स्थापना 1875 में हुई। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। मंत्रालय इसका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत काम करता है। ये 4 प्रकार की अलर्ट जारी करता है। कौन कौन सा, ग्रीन अलर्ट करेगा तो कोई खतरा नहीं है बारिश से, येलो करेगा तो थोड़ा सतर्क रहें, सावधान हो जाएं, ऑरेंज तैयार रहें, और रेड अलर्ट तो तुरंत कार्रवाई करने की ज़रूरत है, मतलब मौसम बहुत खराब होने वाला है। तो हाल ही में जो मौसम विभाग ने है, जो उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जैसे और राजस्थान कुछ हिस्सों में रेड अलर्ट जारी किया है बारिश का, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं थोड़ी बहुत बारिश हो यहाँ पर भी हो रही है। तो आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी किया है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी किस मंत्रालय का अधीन कार्य करता है। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग इसके पृथ्वी मंत्रालय का अधीन कार्य करेगा। इसका सही आंसर है आंसर सी। कैसे, कि मौसम, मानसून और फ्लैश फ्लड चेतावनियों को लेकर आईएमडी की भूमिका चर्चा में रहती है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इसके अंतर्गत कि निम्न प्रकार के डिपार्टमेंट है जो कार्य करते हैं। आईएमडी तो करता ही है, जो अर्थ डिपार्टमेंट है हमारा आईएमडी करता ही है, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। इनकोइस भी करता है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस, जो समुद्री मछुआरे हैं उनको सूचना देने के लिए कि मौसम खराब होने वाला है या समुद्र में कुछ भयंकर आपदा है, डिजास्टर कुछ होने वाला है, तो उससे चेतावनी देने के लिए ये इनकोइस है जो अलर्ट रहता है। NCMRWF, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, ये एक मीडियम जो अलर्ट है वो जारी करता है मौसम की। और नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी, ये भूकंप के बारे में हमें सूचना देता है। तो ये सारे भी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं। कुछ अन्य अवधारणाएं भी हैं, जैसे एल नीनो और ला नीना। एल नीनो वो अवधारणा है जिसमें जो भारत के संदर्भ में देखो तो भारत में इस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इसका भारत में इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, किसका, एल नीनो का, क्योंकि इसमें जो प्रशांत महासागर है वहाँ पर हवा हवा की वजह से गर्म हवाएं आती हैं, तो वहाँ पर पानी गर्म हो जाता है। इससे यहाँ पर भारत का मानसून है वो हल्का पड़ जाता है। इसकी स्थिति लगभग 2 से 7 वर्ष के बीच में आती रहती है। और इसके विपरीत लानीना है, लानीना वो हमारे भारत में पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है, इससे बारिश अच्छी होती है, मानसून अच्छा होता है। इसके संदर्भ में और मिलते जुलते और भी कुछ टर्मोलॉजी है, जैसे इंडियन ओशियन डायपोल। तो इंडियन ओशियन डायपोल क्या है, हिंद महासागर में बनने वाली कुछ स्थिति है जिसमें पूर्व की तरफ यदि ठंडी हवा रहेगी तो मौसम अच्छा रहेगा, मानसून अच्छा रहेगा। यदि पूर्व की तरफ गर्म हवा रहेगी तो मौसम और मानसून कम रहेगा। यदि दोनों तरफ मीडियम रहेगी तो इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, मानसून सामान्य रहने के आसार हैं। तो इंडियन ओशन डायपोल भी यही है। मानसून टफ भी ऐसी स्थिति है जिसमें एक ऐसी लाइन है वायुदाब की जो कि उत्तर पश्चिम से लेकर नीचे बंगाल खाड़ी तक ये लाइन वायुदाब की बनती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये भी पश्चिमी से है, पश्चिमी जो मोहम्मद सागर में बनने वाली वायुदाब की पवनें हैं जो कि पाकिस्तान से भारत में प्रवेश करती है, पाकिस्तान से भारत की ओर में प्रवेश करती है, जो कि मौसम के लिए, सामान्य मौसम के लिए उत्तरदायी होती है। तो इसका हमारा क्वेश्चन का आंसर है चौथा का सी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। 2026-27 में आयोजित होने वाली भारतीय जनगणना कौन सी क्रम की जनसंख्या की जनगणना है। 2026-27 में आयोजित होने वाली भारतीय जनगणना कौन सी क्रम की संख्या की
जनगणना है। तो इसका सही आंसर है सी। पहली जनगणना 1872 लॉर्ड मेयो ने की। पहली नियमित जनगणना 1881 में हुई थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई। संचालन इसका कौन करता है? रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। जनगणना संविधान में प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, बल्कि सेंसस एक्ट 1948 के अंतर्गत कराई जाती है। तो ये जो जनगणना अधिनियम हमारा 1948 उसके अंतर्गत ये कराई जाती है। कराता कौन है इसका? रजिस्ट्रार जनरल सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। और स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना हुई वो 1951 में हुई। पहली नियमित जनगणना 1851 में हुई, 81 में हुई। और पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो ने कराई थी। तो हाल ही में जो ये जनगणना हो रही है वो कौन से क्रम की है? 16वीं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण प्रदान करने वाला संविधान संशोधन कौन सा है? जो महिलाएं हैं हमारी, उनको लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण तो पहले ही दिया जा चुका है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट कब होने वाला है? अब होने वाला है। कैसे? सबसे पहले देखिए कि कौन सा संशोधन है। तो यह है 106वां संशोधन। इसका आंसर है डी, 106वां संशोधन है। और इसका जो नाम है वो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। तो ये तो 2023 में लागू लाया गया और ये पास भी है, लेकिन लागू होगा कब? लागू होने की शर्त है एक तो नई जनगणना होगी, उसके बाद में होगा, और उसके बाद में नई जनगणना के बाद में फिर परिसीमन होगा, परिसीमन के बाद में ये 33% वाला आरक्षण लागू हो जाएगा। इससे संबंधित जो संबंधित अवधारणा है वो अनुच्छेद 330 है, ये SC/ST आरक्षण से संबंधित है। और 332 है और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है हमारा 106। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारत में परिसीमन का संबंध किससे है? भारत में परिसीमन का संबंध, डिलिमिटेशन का संबंध किससे है? तो सही आंसर है इसका आंसर बी, निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण के लिए। कैसे कि भाई जनगणना के बाद जो संभावित परिसीमन को लेकर दक्षिण और उत्तर भारत के बीच प्रतिनिधित्व संबंधी बहस चर्चा में, जो दक्षिण भारत है और उत्तर भारत है, इन दोनों में जो सीट है उनको लेकर बहस है। इसलिए इसलिए बहस है क्योंकि जो सीटें होंगी वो उत्तर भारत में जो स्टेट है उनकी ज़्यादा होती हैं, दक्षिण भारत में उनकी कम होती हैं। जबकि टैक्स दक्षिणी भारत के ज़्यादा देते हैं और उत्तर भारत के कम देते हैं। तो इन दोनों में क्या कन्फ्लिक्ट है, तो उसकी वजह से ये क्या है, थोड़ा चर्चा में है। तो इससे संबंध में हम कुछ फैक्ट देखते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन स्वतंत्र वैधानिक निकाय है। आधार इसका नवीनतम जनगणना है कि जो नवीनतम जनगणना होगी उसके आधार पर ये किया जाएगा। 84वां जो संविधान संशोधन है हमारा 2001 का, उसमें सीट आवंटन को फ्रीज किया था, 2026 तक बढ़ाया गया था कि 2026 तक जो 2001 की जनगणना है उसके आधार पर सीटों का आवंटन होगा। फिर 87वां जो संविधान संशोधन किया 2001, वो जनगणना के आधार पर सीमाओं का पुनर्निर्धारण करता है। मतलब है दोनों ये 2001 के। अब इसके बाद में जो जनगणना होगी उसके बाद में जो डिमिलिटेशन होगा वो फिर अलग संविधान संशोधन के द्वारा किया जाएगा। वो डिलिमिटेशन फिर 2026 कहलाएगा, 2027 में जनगणना होगी तो वो कहलाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर है हमारा घरेलू सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा देना। घरेलू सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा देना। अब इस सेमीकंडक्टर क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि चिप निर्माण, AI और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को लेकर भारत की रणनीति पर जो व्यापक चर्चा हुई है, इससे रिलेटेड ये चर्चा में रहा है। सेमीकंडक्टर वो होता है जो चिप वगैरह होती हैं, बैटरीज होती हैं, जो सिलिकॉन से बनी हुई चीजें होती हैं वो सेमीकंडक्टर में आती है, जिसमें ना तो कनेक्शन आता है, ऊर्जा आती है, बिजली आती है, इलेक्ट्रॉनिक आती है, और ना ही उसमें बिल्कुल निष्क्रिय रहता है। मतलब एकदम तटस्थ वाली स्थिति होती है उसमें। मतलब आपको टच करेंगे तो करंट नहीं लगेगा, और
उसमें करंट भी रहता है। तो सेमीकंडक्टर किसके लिए उपयोग होता है? देखो एआई में बहुत ज़्यादा यूज होता है, 5G और 6G में होता है, रक्षा औद्योगिकी में होता है, ऑटोमोबाइल्स में होता है, डेटा सेंटर, इनमें सेमीकंडक्टर का यूज होता है। भारत की प्रमुख इकाई कहाँ पे है? एक तो धौलेरा गुजरात में है, साणंद गुजरात में है, और नोएडा इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर है। तो यहाँ पर सेमीकंडक्टर है, और इसका सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का उद्देश्य भी यही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 में पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर का लगभग कितना रखा गया है? तो इसका सही आंसर है हमारा 12.2 लाख करोड़। 12.2 हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो रखा गया। तो अब देखते हैं कैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या चीज़ आती हैं। देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में परिसंपत्ति आती है, जो भी हम का जो भी संपत्ति निर्माण करते हैं, पुल बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, रेल बंदरगाह ये बनाते हैं, क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर है वो है रेवेन्यू में, जैसे दैनिक संचालन का जो भी खर्चा है, किसी को वेतन देना है, सब्सिडी देना है, ये रेवेन्यू में आता है। राजकोषीय घाटा लक्ष्य वो हमारा जीडीपी का 4.3% रहा है। पूंजीगत व्यय का गुणक प्रभाव मल्टीपल इफेक्ट यूपीएससी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण विषय है, ये पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर है हमारा 12.2 लाख करोड़। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है हमारा? भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए कौन है, जिन्होंने हाल ही में सऊदी अरब के साथ ऊर्जा सुरक्षा वार्ता की है? तो इसका सही आंसर है अजीत डोभाल। भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो कौन है? अजीत डोभाल। एनएसए की स्थापना 1998 में की गई। नियुक्ति इसकी प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। प्रमुख भूमिकाएं कौन सी इसके? राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वय बनाए रखना, खुफिया एजेंसियों के बीच समन्वय बनाए रखना, रणनीतिक विदेश नीति सलाहकार। और भारत के प्रमुख ऊर्जा आयात स्रोत कौन कौन से हैं? सऊदी अरब, इराक, यूएई और रूस। इनसे हमारे ऊर्जा के जो भी आयात हैं वो अधिकांश होते हैं। तो इसका सही आंसर हमारा होगा बी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। अजीत डोभाल। चलिए, ये हमारे आज के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।